अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2022 का पास्ट पेपर और अब हम हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 पे। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, जैसे कि हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इज़ अबाउट कैपिटल राशनिंग 7 मार्क्स, दूसरा पार्ट इज़ अबाउट एसेट रिप्लेसमेंट डिसीशंस 5 मार्क्स, और जो तीसरा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ डेट फाइनेंस इनटू कैपिटल स्ट्रक्चर और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 5 मार्क्स ये है। तो इट्स अ क्वाइट इजी आई वुड से क्वेश्चन, और बड़ी आसानी से मतलब मार्क्स गेनिंग का क्वेश्चन था। यूँ समझें कि ब्लेसिंग है इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं पहले रीड कर लेता हूँ इसको, एक एक पार्ट को करके हम रीड कर लेते हैं, बिकॉज ऑल 3 पार्ट्स आर इंडिपेंडेंट। वी डोंट नीड टू रीड द एंटायर क्वेश्चन। हम एक पार्ट का रीड करेंगे, उसे अटेम्प्ट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। Go Limited is a public company listed on the Pakistan Stock Exchange, which provides logistics, warehouse and distribution services from its head office in Lahore and from several branches located in all major cities in Pakistan. Investment opportunities: Go has recently sold its shares in one of its subsidiary companies, resulting in surplus cash of rupees 150 million. अब Go के पास 150 मिलियन का कैश आया है सरप्लस, जो से इन्वेस्ट करना है। The board would like to invest the cash as soon as possible in order to expand and are considering several possible joint venture investment opportunities, all of which align with Go's strategic plans. The investment opportunities set out in the table below are to acquire smaller rival distribution companies, motorcycle couriers or providers of advanced distribution logistics services or software. या आप राइवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं या कोरियर्स हैं, यानी अलाइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। अच्छा, द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद ईच अपॉर्चुनिटी आर स्टेटेड इन द टेबल बिलो आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स। सो नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज हैं ये। ईयर 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रोजेक्ट्स के नाम हैं: मैंगो, वाटरमेलन, जामन एंड डेट। अच्छा, अब इन चारों अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम ज़ीरो की इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंट हमारे पास कैश फ्लोज भी गिवन है। द बोर्ड ऑफ गो वुड लाइक अ रिकमेंडेशन ऑन द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर रुपीज़ 150 मिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल विच इज़ अवेलेबल इमीडिएटली। अच्छा, ये करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमने पढ़ा है कि ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान हमने देखना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये फाइनेंशियली वायबल हैं या नहीं है, पॉजिटिव एनपीवी हैं या नहीं है। तो पहले हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे इन सब की। वेदर फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, देन गो हैज़ टाइम टू बोरो द एडिशनल कैपिटल एज रिक्वायर्ड। अभी तो आपके पास 150 मिलियन है, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो 1 साल बाद आप कर सकते हैं। ये तो इसका बेसिकली a single period capital rationing situation. For the purpose of this part, assume that the cost of capital is 10%. इस part के लिए, यहाँ के लिए आप 10% discount rate assume कीजिए। Determine an optimal investment strategy for rupees 150 million, assuming partial investment in each opportunity is possible, यानी projects are divisible. और number 2, partial investment in each opportunity is not possible, means investments या projects are indivisible. तो rationing if projects are divisible, rationing if projects are indivisible। और rationing से पहले क्या है, हमें projects की viability assess करनी है, यानी ये determine करना है कि चारों projects financially viable हैं या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करें, सब बहुत ही आसान काम है। कैश फ्लोज गिवन है, सिर्फ 10% से डिस्काउंट करना है। आप चारों प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे पहले तो एनपीवी बताइए। प्रोजेक्ट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसके बाद एनपीवी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब टाइम 0 की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास मैंगो, वाटरमेलन, जामन, डेट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहिए 30.7, यहाँ चाहिए 40.5, यहाँ चाहिए 50.9,
यहाँ चाहिए 60.1। टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या है, ज़रा टोटल करें। 30.7 प्लस 40.5 plus 50.9 plus 60.1, this becomes 182.2 million. This is 182.2 million. हमारे पास अवेलेबल कैपिटल कितना है, 150 million, which means that we are in a state of capital rationing. अब आप हर प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को डिस्काउंट करें और मुझे एनपीवी बताएं। -20 डिवाइड बाय 1.1 plus 70.5 divided by 1.1 power 2 plus 50.7 divided by 1.1 power 3 और इसमें से हम माइनस कर दें 30.7, तो मेरे पास एनपीवी आ गई पॉजिटिव 47.5, राइट। सिमिलरली आप दूसरे प्रोजेक्ट्स ही करें और मुझे बताएं कि आपके पास एनपीवी क्या आती है। प्रोजेक्ट वाटरमेलन की ऐसे ही एनपीवी आनी चाहिए, कैलकुलेट करें पॉजिटिव 20.1, क्या ये फिगर आती है आपके पास। फिर आप ऐसे ही करें जामन की, प्लस 20.3 डिवाइड बाय 1.1 पावर 2 प्लस 30.3 डिवाइड बाय 1.1 पावर 3 प्लस 3.3 पावर 4 प्लस 30.3 डिवाइड बाय पावर 5। अच्छा जी, तो हमारे पास एनपीवी आ गई 19.1। सब चेक करें, सबके पास ये आ रही है 19.1 की एनपीवी आ गई और यहाँ एनपीवी आ गई पॉजिटिव 12.5 मिलियन। अब ये चारों प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी एनपीवी आ रही है पॉजिटिव। चारों प्रोजेक्ट्स की हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आ गई। इसका मतलब है ये चारों के चारों क्या हैं, ये फाइनेंशियली वायबल हैं, और ये चूँकि चारों फाइनेंशियली वायबल हैं तो नेचुरली इसका मतलब ये है कि हमने इन चारों में अब अपोर्शन करना है। और अब जब हम कैपिटल राशनिंग पे आएंगे और उसका पहला पार्ट करेंगे तो हमें चाहिए पीआई। द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, देन रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन पीआई। अब पीआई हमें पता है इस एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टाइम ज़ीरो ही का वो कैपिटल है जिसके लिए हमें मसला है। कुछ प्रोजेक्ट्स में ईयर 1 में भी हमें आउटफ्लो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है बाद में इट इज़ नॉट एन इशू, बल्कि कुछ क्या सभी प्रोजेक्ट्स में ईयर 1 में भी आपको आउटफ्लो है, लेकिन मसला आपको कैपिटल का अभी है, टाइम ज़ीरो पे है, बाद में यू हैव नो लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। 47.5 डिवाइड बाय 30.7, वेयर डू वी स्टैंड, इट्स 1.55, तो ये पीआई आ गई 1.55। यहाँ करें हम 20.1 डिवाइडेड बाय 40.5, ये आ गई 0.5, 0.496 यानी 0.5। Then you have 19.1 divided by 50.9, this becomes 0.38। फिर आ जाएं आप 12.5 divided by 60.1, this becomes 0.21। तो एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में पीआई आ रही है। तो अगर हम रैंकिंग करें तो रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें, इनकी रैंकिंग करें अगर हम पीआई के बेसिस पे, तो रैंकिंग वाइज यहीं कर देते हैं रैंकिंग। ये रैंकिंग में नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो इत्तेफाक से इसी सीक्वेंस में इनकी रैंकिंग आ गई। अब जब हम 150 मिलियन को अलोकेट करने जाएंगे, इफ़ प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, हम इसका पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट ए का सब पार्ट 1 कर रहे हैं, और वो कहता है इफ़ द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल तो क्या होगा, यानी प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, partial investment in each opportunity is possible if projects are divisible।
तो फिर हम पीआई की बेसिस पे बस करते जाएंगे, हम रैंकिंग लिखेंगे, प्रोजेक्ट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और एनपीवी। तो जिसकी रैंकिंग नंबर 1 है नेचुरली वो पहले आ गया। एम, इस पे इन्वेस्टमेंट चाहिए 30.7, इट विल गिव अस एनपीवी ऑफ पॉजिटिव 47.5। फिर हम आएंगे डब्ल्यू पे, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 40.5, इट विल गिव अस एनपीवी ऑफ 20.1। फिर हम तीसरे जाएंगे जे पे और हमारे पास 50.9 की इन्वेस्टमेंट है, एनपीवी आ गई 19.1। अब जब हम चौथे पे जाएंगे विच इज़ द डेट प्रोजेक्ट, तो 60.1 की जगह अब यहाँ फिगर आएगी बैलेंसिंग, क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है वो है 150। तो 150 में से आप ये सब माइनस कर जाएं तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी 150 माइनस 50.9 माइनस 40.5 माइनस 30.7 27.9। ये बैलेंसिंग फिगर हो गई। इसी प्रोपोर्शनेट से होगा 27.9 डिवाइड बाय 60.1 इंटू 12.5 के हिसाब से इसकी होगी एनपीवी यहाँ पे बैलेंसिंग। तो ये आ गई 5.8 की फिगर हमारे पास, 5.81 कह लें, 5.8 कह लें। हम इसको टोटल करें तो टोटल एनपीवी जो हमें रियलाइज़ होगी वो होगी 47.5 प्लस 20.1 प्लस 19.1 प्लस 5.8, दिस बिकम्स 92.5। So this is how we will ration the capital अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे डिविजिबल होंगे तो हम ऐसे चलेंगे। यहाँ तक पहुँचे, फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, तो फिर क्या होगा, फिर हम उसकी बात करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी से भी मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, एनपीवी कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। प्रोजेक्ट्स की डिविजिबिलिटी और इनडिविजिबिलिटी में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हमने इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन कैपिटल राशनिंग के किए हैं, जिसमें होता है कि जी म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक्सक्लूसिव है, एक को हम आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, एक डिविजिबल है, एक पार्टली डिविजिबल है, यू नो। तो वी हैव सीन मच कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन तो इट्स अ पीस ऑफ केक। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए, ये हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, तो फिर क्या होगा। तो फिर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। इफ प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल तो फिर हमारे पास द ऑप्शन is to explore possible combinations. अब आ जाएं if projects are indivisible। अब हम possible combinations में explore करेंगे possible combinations, और possible combinations की फिर हम NPV कंपेयर करेंगे। और ये possible combinations बनाते हुए PI is going to help us, right? तो नंबर 1 ऑप्शन 1 कर लेते हैं पहले कि हम स्मार्ट कॉम्बिनेशंस बनाएं। बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं पहले स्ट्रेट MWJ, ये तीनों पॉसिबल हैं 150 तक। MWNJ, अगर हम इस पे जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए और NPV क्या चाहिए, ये देख लेते हैं। तीनों को ऐड करें। चारों तो हमें पता है एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन 3 हो सकते हैं। 30.7 प्लस 40.5 प्लस 50.9। हर वो कॉम्बिनेशन जिसमें M तो होना ही चाहिए, वो मैक्सिमाइज़ करनी चाहिए क्योंकि इसकी PI बहुत ज़्यादा है। ये बन गया 122.1 NPV। अगर हम देखें तो टर्न्स आउट टू बी 47.5 प्लस 20.1 प्लस 19.1, तो ये बन गई 86.7
7 मिलियन, सबके पास ये फिगर आ रही है। दूसरी कॉम्बिनेशन ये हो सकती है कि हम m लें, w लें, ये दो उसके बाद है, उसके बाद j के बजाय हम d ले लें, तो हम m, ऑप्शन 2 हम ले लेते हैं m, w एंड d, यूं कर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं 30.7 प्लस 40.5 प्लस 50.9 की बजाय हम कर लेते हैं अब प्लस 60.1, तो ये बन जाएगी 131.3। 131.3 और NPV क्या आएगी, हम NPV कैलकुलेट करते हैं 47.5 प्लस 20.1 प्लस 12.5, 80.1, कम आ गई नेचुरली 80.1। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं तीसरा ऑप्शन M के साथ ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, कि अगर हम M लें, हमने M, W एंड D किया, M, W एंड J पहले कर चुके हैं, MW J, MW D, अब हम W निकाल दें, M, J एंड D देख लेते हैं, M, J एंड D यूं कर लेते हैं। एंड फाइल लेट्स फिगर आउट 30.7 प्लस 50.9 प्लस 60.1, ये बन जाता है 141.7। ठीक है जी, और अब आ जाएगा 47.5 प्लस 19.1 प्लस 12.5, तो ये क्या बन गया 79.1, और कम हो गया। हम ये भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम इन तीनों को उठा के देख लें, ये पॉसिबिलिटी मेरा ख्याल है 150 नहीं बनेगी, 40 और 50 110 अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल है कि हम इसको तो नहीं ले सकते साथ, है ना। वैसे भी अगर हम देखें पीआई पर्सपेक्टिव से, तो जो पीआई हमें इसके साथ मिलेगी, सॉरी जो हमें एनपीवी इस पीआई के साथ मिलेगी, वो इसको छोड़ के बाकी कॉम्बिनेशंस में मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि हमें मिले। तो अब हम देखें तो हमारा कहाँ मैक्सिमाइज़ हो रहा है, हमारा एनपीवी हमारी कहाँ मैक्सिमाइज़ हो रही है, वो यहाँ हो रही है। हम एम को निकाल के भी अगर देखें तो ये शायद बनेगी नहीं फिगर 40.5, वैसे तो उसकी एनपीवी भी कम होगी, लेकिन अगर आप ट्राई भी करके देखें तो ये 151.5 बन रहा है, तो ये इन तीनों की कॉम्बिनेशन बनती भी नहीं है वैसे भी। तो एनीवे विद दीज कॉम्बिनेशंस दिस कॉम्बिनेशन यील्ड्स हाईएस्ट रिजल्ट, सो दिस इज द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स। इसमें सिर्फ एक हमारी अजम्पशन क्या है कि जो भी सरप्लस कैश बचेगा वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट इट एट अ रेट इक्वल टू एटलीस्ट आवर रिक्वायर्ड रेट, तो द एनपीवी ऑफ द सरप्लस कैपिटल विल बी, सरप्लस कैश जो बचेगा उसकी एनपीवी जीरो होगी, बिकॉज इट विल बी, हम अज्यूम कर रहे हैं इट विल अर्न अ रिटर्न इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट। ये हमारी एक छोटी सी अजम्पशन होगी, हम लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, ना लिखें तो भी ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाएं, यहाँ तक हम पहुँच गए, ये इसका पार्ट 2 हो गया। सो वी कंक्लूड इस ए का सब पार्ट 2, तो ये पार्ट ए हमारा कंक्लूड हो गया अब कैपिटल राशनिंग का। यहाँ तक हम पहुँच जाएं तो फिर मैं इसके पार्ट बी पे आता हूँ, हम मिटा देंगे, फिर हम इसका पार्ट बी करेंगे। अच्छा जी, अब आइए क्वेश्चन 5, इसी का हम कर रहे हैं पार्ट बी, विच इज़ अबाउट एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। तो अब मैं पहले इस पार्ट को रीड करता हूँ, फिर हम इसे मिलके सॉल्व करेंगे। Go's fleet of distribution vehicles. Go principally uses its own fleet of distribution vehicles to transport goods, and it supplements booking road, rail and air transportation space with various other third-party distribution companies. Go has also decided to update its replacement policy for its fleet of distribution vehicles. Currently, the vehicles are used until they can no longer be repaired. यानी जब तक वो बिल्कुल जो है irreparable नहीं हो जाती तब तक हम यूज़ करते हैं. However, this is proving to be expensive as the volume of increasing vehicle breakdown are resulting in complaints and lost customers. The directors of Go have decided that the company must address the problem of its aging fleet of vehicles, and the board is considering replacing its existing vehicles with a new vehicle each year, replace every 2 years or replace every 3 years.
Each new vehicle costs rupees 2.4 million and Go has already set aside sufficient funds to fund this investment. The maintenance cost of one vehicle is rupees 150,000 in year 1. However, this increases by 100,000 in each subsequent year. तो second year में वो 2.5 लाख हो जाएगी, third year में वो 3.5 लाख हो जाएगी. The trade-in value for each vehicle reduces with the age of vehicle. After 1 year, the vehicle could be sold for 1.9 million. However, this reduces by 300,000 each year. तो 1 साल यूज़ करके बेचेंगे तो 1.9, 2 साल यूज़ करके बेचेंगे तो 1.6, 3 साल करेंगे तो 1.3. Go is currently all equity finance and its current cost of capital is 10%. Determine the optimum replacement cycle for the fleet of vehicles using the information provided. Ignore tax. अब इसमें टैक्स भी इग्नोर कर दिया है, आसान काम हो गया. Replace every year, every 2 years, every 3 years. First cycle of cash flow वो बनाएं. फिर क्या करें, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालें और फिर इन तीनों की ऑप्शंस की रिप्लेसमेंट एवरी ईयर, एवरी 2 years, एवरी 3 years, तीनों ऑप्शंस की इक्वल एनुअल कॉस्ट जो आप आर निकालेंगे उन आर को कंपेयर कर लें और उससे हमारा फैसला हो जाएगा कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल. So let's quickly do it. It's a 5 marks question. It should hardly take us 5 to 7 minutes. अच्छा जी. रिप्लेसमेंट एवरी ईयर. पहला ऑप्शन रिप्लेसमेंट एवरी ईयर, उसकी फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज. फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज बनाएं 0-1 रुपीज़ 1000. 2400, 2.4 million की गाड़ी ली. मेंटेनेंस कॉस्ट बन गई 150, राइट. फिर हमारी डिस्पोजल प्रोसीड्स आ गई कितनी, 1.9. तो फर्स्ट साइकिल यहाँ पे आके पूरी हो गई. ये बन गया 2400 और ये बन गया 1750. डिस्काउंट करें 1.1 की पावर 1 यहाँ लाएं, दोनों की डिस्काउंट करके मुझे बताएं पीवी ऑफ फर्स्ट साइकिल क्या बन गई. सॉरी, ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, ये इनफ्लो है नेट और ये आउटफ्लो है. तो पीवी ऑफ फर्स्ट साइकिल बन जाएगी 1750 को हम 10% से डिस्काउंट करें तो ये फिगर बन गई 1591. 1591 को माइनस करें 2400 तो ये 809.1 नेगेटिव. ये आ गई हमारे पास पीवी ऑफ फर्स्ट साइकिल. अब इसको हम कन्वर्ट करें, कन्वर्टिंग इनटू इक्वल एनुअल कैश फ्लो आर. अब हम ये कह रहे हैं कि बजाय ये 3 कैश फ्लो होने के वो क्या एक कैश फ्लो आर यहाँ हो जिसकी भी प्रेजेंट वैल्यू वही होगी जो ये है. तो यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n डिवाइड बाई आई. तो हमने रखा यहाँ 809.1 इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1.1 पावर माइनस 1.1. आर की फिगर कैलकुलेट करें क्या आ गई. तो एग्जैक्टली 890,000 आ गई, 890K रुपीज़. ऑफ कोर्स इट्स अ कॉस्ट है ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली कॉस्ट के कैश फ्लोज हैं. तो यूँ कहिए कि रिप्लेसिंग द व्हीकल एवरी ईयर इज लाइक incurring annual cost of rupees 890K. फिर रिप्लेसमेंट एवरी 2 years. इसकी भी पीवी ऑफ फर्स्ट साइकिल रुपीज़ इन 1000, 2400 की आपने परचेज़ की, 150 यहाँ. फिर अगले साल आपका 250 का कैश फ्लो और उसके बाद डिस्पोजल प्रोसीड 1600 की आपकी होंगी क्योंकि 3 लाख से कम हो रही हैं. ये आपकी परचेज़, ये आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ये आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स.
2400 assuming there is no inflation, ये फिगर बन गई आपकी कितनी 1350 और फिर अल्टीमेटली आप इसके डिस्काउंट करें 1.1 पावर 1 1.1 पावर 2 तो आपके पास क्या फिगर आ जाएगी, इन सब को नेट करें तो आपके पास आ जाएगी पीवी ऑफ फर्स्ट साइकिल क्या बन गई यहाँ पे, पीवी ऑफ फर्स्ट साइकिल बन गई आपके पास 1420.7। इससे आप आर निकालें तो आपके पास 1420.7 ऑफ कोर्स नेगेटिव है ये, इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1.1 पावर माइनस 2.1 तो आर की फिगर आ गई आपके पास कितनी 818.6 थाउजेंड। तो इसका मतलब है रिप्लेसिंग the vehicle every 2 years means incurring an annual cost of 818.6 thousand 8,18,600 which is better than this at least, right? अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, रिप्लेसमेंट एवरी 3 years। रिप्लेसमेंट एवरी 3 years 0 1 2 3 राइट। तो परचेज कॉस्ट आ गई 2400, देन मेंटेनेंस कॉस्ट 150 250 देन 350 और यहाँ क्या हो जाएगी 1600 की जगह डिस्पोजल प्रोसीड्स हो जाएंगी 1300, यू नो। So this is purchase cost, this is maintenance cost, these are disposal proceeds 2400 150 250 और ये हो जाएगा 950 नेट। अब आप इसकी डिस्काउंटिंग करें 1.1 पावर 1 1.1 पावर 2, साइंस का ख्याल कीजिएगा, ये एक पॉजिटिव साइन में आखिर में यानी प्रोसीड्स हैं, बाकी नेगेटिव कैश फ्लोज हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइकिल क्या आ गई, पीवी ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ कैश फ्लोज, वो आ जाएगी आपके पास फिगर 2029.2 नेगेटिव ऑफ कोर्स रुपीज़ इन 1000। तो फिर आप इससे आर निकालें 2029.2 इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1.1 पावर माइनस 3.1। यहाँ से आर की फिगर निकालें, आर की फिगर क्या आ गई 2029.2 डिवाइड बाय दिस becomes 815.9 यानी 8,16,000 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट सेम एज दिस, स्लाइटली बेटर, है ना। So replacing the vehicle every 3 years is like incurring an annual cost of 8,16,000। तो आप कहेंगे based on the comparison the optimum replacement cycle should be replacement every 3 years। हाँ, अगर आप समझते हैं वैसे फाइनेंशियली तो यही बेस्ट है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं इसकी वजह से कहीं कहीं जो ब्रेकडाउन होते हैं उसकी एक सॉफ्ट साइड जो दूसरी साइड होती है जो नज़र नहीं आती, वो ये है कि आप टाइम पर डिलीवरी नहीं कर सके, कस्टमर लॉस हो गया, उसके लिए फिर जो है अगर करें तो फिर आप रिप्लेसमेंट एवरी 2 years भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मटेरियल फ़र्क नहीं है। हाँ, रिप्लेसमेंट एवरी ईयर इज़ सिग्निफिकेंटली हायर एनुअल कॉस्ट, बट वैसे प्योरली फाइनेंशियल इफ़ द व्हीकल इज़ रनिंग फाइन अप टिल 3 years, इसकी वजह से ब्रेकडाउन कस्टमर गुडविल का नुकसान नहीं है, तो यू शुड गो फॉर रिप्लेसमेंट एवरी 3 years। Is that okay, right? So this completes part B, which is very easy, है ना, one of the simplest asset replacement decision questions। उसके बाद फिर हम आते हैं part C पे, आप यहाँ तक पहुँचे, फिर मैं इसे मिटाता हूँ and then we will discuss part C। अच्छा जी, अब मैं रीड कर रहा हूँ part C, हम मिलके इसे रीड करते हैं पहले और उसके बाद फिर हम इसे मिलके सॉल्व भी करेंगे। एडिशनल डेट फाइनेंस, यहाँ से डिस्कशन शुरू हो रही है। एज सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर एडिशनल फंडिंग इन 1 year's टाइम, जो कि हमें नज़र भी आ रहा था उसमें जब हम ये मैंगो वाटरमेलन देख रहे थे, तो टाइम 0 के बाद ईयर 1 में भी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। एज सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर एडिशनल फंडिंग इन 1 year's टाइम, द बोर्ड प्लान्स टू रेज न्यू फाइनेंस टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट कैपिटल टू इन्वेस्ट। द बोर्ड इज कंसीडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 2 possible sources: बैंक लोन फ्रॉम ABC Limited,
The bank loan has an interest rate of 8% and would be secured on the business premises. The loan is subject to two financial covenants. The covenants are firstly that the current ratio does not fall below 1.2. एक covenant ये है restriction कि आप current ratio को 1.2 से नीचे नहीं आने देंगे, यानी your current assets should be 120% of your current liabilities. And secondly that the dividend payout ratio does not exceed 60%. 60% से ज़्यादा आप dividend नहीं pay out करेंगे. Bank interest is tax deductible at the current corporate tax rate of 29%. To issue 7% convertible bonds, each rupees 1000 convertible bond will be issued and redeemed at par. Issue भी होगा 1000 रुपये और redeem भी 1000 रुपये होगा. It would give the bond holder the right to redeem the bond at the par value in 5 years. या तो bond holder redeem कर ले 5 साल में 1000 का 1000 रुपये और convert each rupees 1000 bond into 4 shares at that time. Current share price of Go is quoted on the Pakistan Stock Exchange at rupees 200 per share. The board anticipates the value of the share will increase 5% per annum. अच्छा जी, और उसके बाद 5% से आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी शेयर प्राइस बढ़ेगी. बॉन्ड इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एट द करंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 29%. बॉन्ड का भी जो इंटरेस्ट है, जो बॉन्ड 7% बॉन्ड्स हैं उनका कूपन 7% है. बैंक लोन का जो है वो है 8% रेट. Required prepare a briefing note for Go's board of directors which explains the impact of introducing debt finance into Go's capital structure and evaluate the respective cost of each proposed source of finance. तो पहला ये है कि डेट इंट्रोड्यूस करने का क्या इम्पैक्ट आएगा वो बताएं, और दूसरा क्या है कि दोनों सोर्सेज की कॉस्ट बताएं और उनको इवेल्युएट करें. ठीक है जी. तो 5 मार्क्स का है, लॉट दैट वी कैन राइट. पहली चीज़ तो ये कि इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेट फाइनेंस, ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में बड़ी इसकी कहानी सारी पढ़ी है. बड़े आराम से ये लिख सकते हैं आप कि इस वक्त गो ऑल इक्विटी है. चाहे ट्रेडिशनल थ्योरी ले लें चाहे एमएम ले लें, यहाँ एमएम विथ टैक्सेस ही अप्लाई होगी क्योंकि टैक्सेस हैं यहाँ. तो ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करें जो कि फंडामेंटल है, वो भी यही कहेगी, और आपकी एमएम विथ टैक्सेस से चलें तो उसमें भी मोटी बात वही है. थ्योरी कहती है डेट इज इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली इट इज बेनिफिशियल. क्यों? बिकॉज डेट बीइंग चीपर कंपोनेंट, KD लेस देन KE, और KD इसलिए भी लेस देन KE है, एक तो लेंडर्स के रिस्क कम होते हैं, दूसरा जो है डेट की जो कॉस्ट है इस टैक्स डिडक्टेबल. KD बीइंग लेसर देन KE, आपका जो वैक है उसकी वजह से क्या होता है, चीपर कंपोनेंट्स यहाँ से नीचे आता है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है कंपनी की ऑटोमेटिकली. तो एज डेट फाइनेंस इज इंट्रोड्यूस इट हेल्प्स यू रिड्यूस योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हाँ, शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट बढ़ता है स्लाइटली, बट the benefit of reduction in the cost of capital जो KD लाता है वो ओवरवे कर जाती है, और ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है KE इंक्रीज होती है बट KE मार्जिनली इंक्रीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ द cheaper component what happens is that is your WACC reduces and your market value increases. MM with taxes भी यही कहती है कि as, वो तो कहती है किसी भी लेवल पे ले जाएं, as gearing increases right your WACC decreases and your market value increases. So the impact would be that your cost of equity would slightly increase, but because debt being a cheaper component will help you reduce your overall cost of capital and increase your market value. सिर्फ ट्रेडिशनल में और इसमें फ़र्क किया है. ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम के बाद ये मज़ीद डेट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है. MM विथ टैक्सेस ये कहती है कि डेट कभी भी काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होती, विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल. टू द एक्सटेंट यू कैन बोरो यू शुड बोरो. ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल DE रेशियो वेयर WACC इज मिनिमम, जिसके बाद मज़ीद डेट की इंट्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली इन्हांसेस KE, जिसका इम्पैक्ट आता है कि WACC बढ़ जाता है. ठीक है जी. वो सारी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये लिख सकते हैं कि इस डेट, चूँकि पहली बार डेट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, इसका इम्पैक्ट गो पे ही आएगा कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके लिए डेट इज़ बेनिफिशियल एंड KD बीइंग अ चीपर कंपोनेंट विल हेल्प. जैसे नज़र भी आ रहा है KE अगर आपकी 10% है
तो आपके जो टैक्स केडी है बैंक लोन की 8% है और पोस्ट टैक्स तो और कम हो जाएगी। और हम अभी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की भी देखेंगे वो क्या आती है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आप आ जाए कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट हम कैलकुलेट करते हैं, बैंक लोन की कॉस्ट भी निकालते हैं और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की भी निकाल लेते हैं। फिर हम इन दोनों को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं क्विकली। 5 मार्क्स, वेरी इजी क्वेश्चन। सो आसान, सो आसान, सो आसान, बड़े अरसे बाद मुझे याद आ गया, सो आसान। अच्छा 8 पॉइंट, इसको करें कैलकुलेट। 8 इंटू 0.71 कर दें तो 5.68% इसकी नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट होगी बैंक लोन की आपकी। बैंक लोन के साथ क्या है, दो आपके कॉवेनेंट्स हैं। यू नीड टू इंश्योर दैट यू प्रोजेक्शंस अपनी बना के देख लें कि यू विल बी एबल टू कंप्लाई। ऐसा ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो। यू शुड बी एबल टू कंप्लाई विद दैट। ये सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, बाकी बैंक लोन इज सिंपलर। ऑफ कोर्स आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो सिक्योरिटी तो इसका हिस्सा है। फिर आ जाए आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में अगर आप देखें तो आपके 5 साल के ये बॉन्ड्स हैं। आप इनके कैश फ्लोज बनाएं 0, 1, 2, बल्कि मैं यही बना लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5, राइट। फॉर फेस वैल्यू इक्वल टू 1000 ही कर लेते हैं, जो कि गिवन है। 7% के बॉन्ड्स हैं आपके, राइट। 1000 रुपये पे आज आप इन्हें इशू करेंगे, यही इनकी मार्केट वैल्यू होगी, राइट। तो ये इनकी मार्केट वैल्यू हो गई। आपका कूपन इंटरेस्ट क्या होगा, 7% के हिसाब से जो है एज अ बॉन्ड होल्डर को मिलेगा 70, 70, 70, 70, 70। ये इस पे फिर टैक्स आएगा, ये कूपन उसका टैक्स आएगा एट द रेट ऑफ 29%। वो क्या फिगर बनेगी, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3 और 20.3, राइट। ये 5। फिर क्या आएगी, रिडेम्पशन और कन्वर्जन। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कन्वर्जन बेनिफिशियल होगी होल्डर के लिए या रिडेम्पशन। अगर तो होल्डर रिडेम्पशन में उसे मिलेंगे कितने, 1000 रुपये, राइट। कन्वर्जन में क्या मिलेगा, कन्वर्जन में 4 शेयर्स मिलेंगे, 4 शेयर्स इनटू शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ एट ईयर 5 एंड। ज़रा ये चेक करें ईयर 5 के एंड पे शेयर प्राइस क्या होगी। आज शेयर प्राइस कितनी है हमारे पास, आज है शेयर प्राइस हमारे पास 200। इट इज़ गोइंग टू इन्हांस एट द रेट ऑफ, तो शेयर प्राइस 5%। तो शेयर प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगी, शेयर प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स आपकी होगी 200। 1 + 5% पावर 5 करें, क्या फिगर बन गई, 1.05 पावर 5 इंटू 200। तो ये फिगर बन गई 255। मैं यहीं लिख देता हूँ, ये 255.25 यानी 0.3। ज़रा इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या फिगर बन जाती है, 255.3 इंटू 4 इज़ 1021.2। 1021 मोटा मोटा कर लेते हैं 1021। अब मुझे बताएं ये 1021, राइट, 10255.26 इंटू 4, 1021। 1021 की आपकी शेयर प्राइस होगी, राइट। तो 1021 वर्सेस 1000, तो क्या करेगा, ऑफ कोर्स जो भी होल्डर होगा वो प्रेफर करेगा, 21 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो 1021 कन्वर्जन करेगा। तो कन्वर्जन करेगा तो अल्टीमेटली अब आपके नेट कैश फ्लोज क्या बनेंगे, आपके नेट कैश फ्लोज अल्टीमेटली ये बन जाएंगे 1000 यहाँ 70 माइनस 220.3 इज़ 49.7, 49.7, 49.7, 49.7 और 1021 ये बन गया 1070.7। ऐसा ही है जी।
जनाब। तो अब ये कैश फ्लोज बन गए, इसकी बेसिस पे आप करें क्या निकालें, इसका एक IRR निकालें। वही IRR क्या है, वही है दी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ दी कन्वर्टेबल डेट, राइट। तो अब वो जो इंटरपोलेशन मेथड वगैरह करके आप इसका IRR निकालेंगे। जब आप IRR निकालेंगे तो IRR विच इज़ दी पोस्ट टैक्स KD कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, वो क्या आ गई, देखिए ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की कैलकुलेशन और नॉर्मल बॉन्ड की कैलकुलेशन में सिर्फ यहाँ फ़र्क है बस, कि हम आखिरी स्टेप देखते हुए क्या करते हैं उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन में कि क्या रिडम्पशन होगी या कन्वर्जन होगी। जो होल्डर के पर्सपेक्टिव से काम बेनिफिशियल होता है होल्डर वही करता है, और होल्डर के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स होल्डर के लिए क्या बेनिफिशियल है कि वो कन्वर्ट करे, बिकॉज होल्डर विल गेट मोर मनी वाया कन्वर्जन। तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ दिस बॉन्ड आप करेंगे इंटरपोलेशन के थ्रू, तो कैलकुलेशन के बाद 5.3 5.4 के करीब आप पहुंचेंगे। 5.4 कर देते हैं, 5.4 वर्सेस 5.68। ऑफ कोर्स फ्रॉम अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव दिस इज एन एडवांटेजियस पोजीशन, है ना, ये एडवांटेजियस पोजीशन है। अगर हम इन दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ब्रीफली कंपेयर करें, तो ये हिस्सा मैं मिटाऊं, तो डेट एक्सपेंसिव है, बैंक लोन जो है और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अगर हम इन दोनों को देखें, ये एक्सपेंसिव है रिलेटिवली, थोड़ा कंपैरेटिवली ईजियर टू रेज होता है, कि टाइम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है। तीसरा इसमें यह है कि आपके पास नो डाइल्यूशन इन कंट्रोल, इन शेयर होल्डिंग या कंट्रोल, ठीक है। यहाँ कन्वर्टेबल बॉन्ड आपके लिए कंपैरेटिवली चीपर है, ठीक है, यू कैन अवॉइड आउटले एट एंड अगर कन्वर्जन होती है। और बट यहाँ डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ डिसएडवांटेज क्या है, हम यूँ देखें इस डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ये आपका डिसएडवांटेज है। अगर आपके शेयर्स इशू हो जाते हैं तो कितनी परसेंटेज आपकी इक्विटी उनको इशू होगी, तो कितना कंट्रोल डाइल्यूट होगा, ये आप असेस कर लें। यहाँ आपके पास एक्सपेंसिव भी है, यहाँ आपके पास कुछ कॉवेनेंट्स भी हैं, तो ये दो जो आपको कंप्लाई करना है, ये आपके सर पे तलवार लटकी रहती है। ये इनकी पॉजिटिव बातें हैं, थोड़ा सा ईजियर है। इसकी पॉजिटिव बातें ये हैं कि ये है, और आप कैश अवॉइड आउटले एट एंड, तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं। ये थोड़ी सी बातें लिख के आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जी डेट फाइनेंस का इम्पैक्ट ये होगा कि ओवरऑल चूँकि आप डेट से 5.68 या 5.4% पे अगर आप एक फाइनेंस रेस करते हैं, आज आपकी ओवरऑल कॉस्ट 10% है, तो दिस विल पुल योर कॉस्ट डाउन, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल मार्केट वैल्यू बढ़ेगी डेट का। तो डेट इंट्रोड्यूस करना फ़ायदेमंद है। कौन सी डेट की जाए ये डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करते हैं। बॉन्ड्स आर वैसे चीपर, कॉस्ट वाइज दिस इज़ बेटर, बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर विलिंग टू देन डाइल्यूट कंट्रोल और नॉट। ठीक हो गया जी। तो विद दिस I believe this was comparatively an easier paper for you to pass, और आई एम श्योर आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। पेपर आसान हो या मुश्किल, अगर आपकी तैयारी ठीक है एंड यू आर एबल टू होल्ड योर सेल्फ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल और आप अपना बेस्ट दें, तो कोई वजह नहीं है कि आप पास ना हो सकें। सो विद दिस आई थिंक वी कंक्लूड नाउ, और उसके बाद अब हम करेंगे इंशाल्लाह दिसंबर